सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट दी टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल्स प्रॉब्लम, है ना। 2PL में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है ना। सो पहला बोल रहा है कि 2PL डज नॉट इंश्योर रिकवरेबिलिटी। तो किस तरीके से हम लोग कहेंगे कि ये रिकवरेबिलिटी को इंश्योर नहीं करता। तो देखिए, जस्ट हियर why we are saying the point like it does not ensure the recoverability. सो अगर कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन किसी और ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करता है ना, अगर कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन किसी और ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करता है, लाइक सी हियर इन दिस, ये शेड्यूल अभी हमने देखा था कि ये शेड्यूल आपका 2PL तो था, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल को तो ये सेटिस्फाई कर रहा था। दिस शेड्यूल इज 2PL शेड्यूल, ठीक है। तो टू फेज लॉकिंग को बेटा ये सेटिस्फाई कर रहा था, ये हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी सी देर पहले, है ना। अब हमें यहाँ पे देखना है कि क्या ये शेड्यूल रिकवरेबल है या नहीं है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ रीड सी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, या रीड सी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ये किसका डेटा रीड कर रहा है? ये डेटा रीड कर रहा है T2 का। अब इसने T2 का अपडेटेड डेटा रीड किया, लेकिन इसने पहले कमिट कर दिया, और जिसका अपडेटेड डेटा रीड कर रहा है वो बाद में कमिट कर रहा है। तो ये 2PL को तो फॉलो कर रहा है, बट ये कैसा शेड्यूल है? इररिकवरेबल शेड्यूल है। ये कैसा शेड्यूल है? इररिकवरेबल है। सो इट इज 2PL, इट सेटिस्फाई 2PL, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल को सेटिस्फाई करता है, बट शेड्यूल जो है बेटा वो रिकवरेबल नहीं है, इट इज इररिकवरेबल। सो दैट वुड बी द प्रॉब्लम, है ना, दैट वुड बी द प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम है टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल की, क्योंकि इसने कमिट के ऑर्डर पे ध्यान नहीं दिया, मतलब कमिट का ऑर्डर के बारे में कुछ भी नहीं कहा है कि कमिट का ऑर्डर किस तरीके से परफॉर्म होना चाहिए, कब परफॉर्म होना चाहिए, किस ऑर्डर में परफॉर्म होना चाहिए, कुछ नहीं है। आप चाहे तो कमिट ऐसे भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो कमिट ऐसे भी लगा सकते हैं। अब अगर मैंने इस तरीके से कमिट किया, देन सी व्हाट विल हैपन। सो हम कह सकते हैं कि यहां पे भी क्या हो रहा है? रीड सी ऑपरेशन हो रहा है। ये इसका अपडेटेड डेटा क्या कर रहा है? रीड कर रहा है, लेकिन दिस डेटा इज कमिटेड डेटा। यू कैन सी हियर दिस डेटा इज कमिटेड डेटा। और अगर कमिटेड डेटा होता है ना, अगर कमिटेड डेटा होता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इफ योर डेटा इज अ कमिटेड डेटा देन देयर इज नो प्रॉब्लम। सो इन दैट कंडीशन व्हाट वी कैन से, तो इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं? तो इस केस में हम लोग कहेंगे कि ये जो इस टाइप के जो शेड्यूल्स होते हैं, दे आर द रिकवरेबल शेड्यूल। एज वेल एज वी कैन से दैट कि ये कास्केड लेस शेड्यूल भी है। क्यों कास्केड लेस है? क्योंकि ये कमिटेड डेटा रीड कर रहे हैं। सो इफ दे आर रीडिंग द कमिटेड डेटा, तो वो कास्केड लेस शेड्यूल भी आपके कहलाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि कास्केड लेस शेड्यूल भी हो सकते हैं, है ना, रिकवरेबल शेड्यूल भी हो सकते हैं, कास्केड लेस शेड्यूल भी हो सकते हैं, रिकवरेबल शेड्यूल भी हो सकते हैं, और इररिकवरेबल शेड्यूल भी हो सकते हैं। तो 2PL में सब कुछ पॉसिबल है, 2PL में सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि जो हमारा शेड्यूल है उसमें डेडलॉक की प्रॉब्लम किस तरीके से ना, हाउ देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डेडलॉक की प्रॉब्लम किस तरीके से। तो देखिए, देयर इज अ ट्रांजैक्शन T1, देयर इज अनदर ट्रांजैक्शन T2, ठीक है। दिस ट्रांजेक्शंस आर कम अंडर शेड्यूल S। अब T1 क्या करना चाहता है? T1 वांट टू अपडेट द वैल्यू ऑफ A and B, okay. T2 also want to update A and B। तो भैया T1 और T2 दोनों क्या करना चाहते हैं? T1 और T2 दोनों क्या करना चाह रहे हैं? A और B की वैल्यूज को अपडेट करना चाहते हैं। T1 और T2 दोनों क्या चाहते हैं? A और B की वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है। सो अपडेशन T1 ने क्या किया? A पे एक्सक्लूसिव लॉक लगाया, एट द सेम टाइम T2 B पे एक्सक्लूसिव लॉक लगा देता है। लगा सकता है, यस लगा सकता है, दोनों डिफरेंट डेटा आइटम है तो दोनों एक्सक्लूसिव लॉक लगा सकते हैं। T1 ने A पे रीड किया और A पे राइटिंग करना शुरू किया, और T2 ने B को रीड किया और B पे राइटिंग करना शुरू किया। अब क्या है? T2 वांट टू अपडेट द वैल्यू ऑफ A। ये A पे T2 वांट टू लॉक A,
बट ये लगा नहीं सकता अभी। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि ए पे ऑलरेडी T1 ने लॉक लगाया है, तो मोर देन वन एक्सक्लूसिव लॉक पॉसिबल नहीं है। और एट द सेम टाइम T1 वांट टू लॉक B, बट ये B पे नहीं लगा सकता क्योंकि B पे T2 ने क्या कर रखा है? लॉक लगा रखा है। तो T1 क्या कर रहा है? वेट कर रहा है। किसका वेट कर रहा है? कि T2 जैसे ही B का लॉक रिलीज करेगा मैं लॉक लगा लूंगा और मेरा ऑपरेशन परफॉर्म कर लूंगा। और ऐसा ही सोचता है T2 भी कि मैं जैसे ही T1 A के लॉक को रिलीज करेगा मैं लॉक लगा लूंगा और मैं क्या कर लूंगा? अपना काम कर लूंगा। ठीक है, तो होता क्या है? T1 वेट फॉर T2, T1 भाई T2 का वेट कर रहा है और T2 क्या कर रहा है? T1 का वेट कर रहा है। दोनों ही लॉक रिलीज नहीं कर रहे क्योंकि दोनों को पता है कि अगर हमने एक बार लॉक रिलीज कर दिया ना, अगर हमने एक बार लॉक रिलीज कर दिया तो एक बार अगर हमने लॉक रिलीज कर दिया तो फिर हम दोबारा लॉक नहीं लगा सकते क्योंकि ये प्रॉपर्टी है टू फेज लॉकिंग की। सो ना T1 लॉक को रिलीज करेगा ना T2 लॉक को रिलीज करेगा, दोनों ही वेट करेंगे फॉर द इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। तो ये यहां पे क्या हो गया? यहां पे हो गया ये डेड लॉक। सो क्या प्रॉब्लम आ गई बेटा? यहां पे डेड लॉक की प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डेड लॉक डेफिनेटली। बेटा रिकवरेबल इररिकवरेबल में प्रॉब्लम आ रही है। बेटा प्रॉब्लम तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। अगर कोई डेटा आइटम मैंने कितना तो मैंने समझाया था यार, कोई डेटा आइटम अगर रीड कर रहा है, एक ट्रांजेक्शन T1 है, एक ट्रांजेक्शन T2 है, इसने राइट किया डेटा को, इसने इसके डेटा को रीड कर लिया। अब अगर ये पहले कमिट कर देता है, ये बाद में कमिट करता है तो इररिकवरेबल है। और अगर T2 पहले कमिट कर देता है, T1 बाद में कमिट करता है तो रिकवरेबल है। बस इतना सही तो याद रखना है। सो बस इतना सा याद रखना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो डेडलॉक की प्रॉब्लम टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल में होती है। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि ये तीन प्रॉब्लम है जो 2PL के साथ होती है। तो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किस तरीके से किया जाता है? इस प्रॉब्लम को ओवरकम किस तरीके से किया जाता है? बेटे टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद। नाउ सी हियर, प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए देयर आर डिफरेंट वर्जन्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ 2PL, है ना। कुछ टाइप होते हैं 2PL के जो हम लोगों को यहां पे समझना है। देखिए कौन कौन से टाइप्स होते हैं सर 2PL के। स्ट्रिक्ट 2PL इज देयर, रिगरस 2PL इज देयर एंड कंजर्वेटिव 2PL इज देयर। स्ट्रिक्ट, रिगरस एंड कंजर्वेटिव मतलब जो एग्जिस्टिंग 2PL है, जो एग्जिस्टिंग 2PL है उनकी प्रॉपर्टी को तो ये सेटिस्फाई करते ही हैं, बट उनके साथ हमने कुछ और एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट्स यहां पे क्या कर दिए? ऐड कर दिए। सो वी आर एडिंग सम एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट विद द एग्जिस्टिंग 2PL। ठीक है, तो अब देखिए वन बाय वन में आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या है और किस में किस तरीके से प्रॉब्लम ओवरकम होती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रिक्ट 2PL को देखते हैं। ठीक है, सो स्ट्रिक्ट 2PL का मतलब है इट फॉलो टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। भैया 2PL को तो फॉलो करना ही है। 2PL के जितने भी नियम है जो हमने पढ़े हैं वो सारे फॉलो होना चाहिए। अब 2PL में प्रॉब्लम आ रही थी रिकवरेबिलिटी की। क्यों प्रॉब्लम आ रही थी? ड्यू टू द कमिट ऑपरेशन। ठीक है, तो ये क्या कहता है? देखिए उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये क्या कहता है? इट शुड फॉलो द 2PL प्लस इसके साथ और क्या करना चाहिए? ऑल एक्सक्लूसिव लॉक should unlock after commit operation। ठीक है, तो बेटा जितने भी एक्सक्लूसिव लॉक है ना, सारे के सारे एक्सक्लूसिव लॉक कमिट ऑपरेशन के बाद अनलॉक होने चाहिए। ऑल एक्सक्लूसिव लॉक शुड अनलॉक आफ्टर कमिट ऑपरेशन। तो एक शेड्यूल में बनाता हूं, देखो there is a transaction T1 and there is another transaction T2। ठीक है, ट्रांजेक्शन T1 ने क्या किया? ट्रांजेक्शन T1 ने क्या किया? A पे शेयर्ड लॉक अप्लाई किया। ठीक है, इसने रीड ए ऑपरेशन परफॉर्म किया। इसने B पे एक्सक्लूसिव लॉक अप्लाई किया। इसने B के कंटेंट को रीड किया, B के कंटेंट को राइट किया, B के कंटेंट को रीड किया, B के कंटेंट को राइट किया। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये क्या करता है? कमिट करता है। इसने कमिट किया और अनलॉक कर दिया B को। जैसे ही अनलॉक किया B को, इसने यहाँ पे क्या किया? रीड ए ऑपरेशन परफॉर्म किया, रीड B ऑपरेशन परफॉर्म किया। और रीड B ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए
इसने शेयर्ड लॉक बी पे लगाया और उसके बाद इसने रीड बी ऑपरेशन को परफॉर्म किया, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल को फॉलो करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट कि ये 2PL को फॉलो करना चाहिए, मतलब जो लॉक है ए पे लग रहा है, यहाँ बी पे लग रहा है, ये बी पे लगा रहा है लेकिन उसके पहले अनलॉकिंग हो गई है, मतलब कि लॉक सही तरीके से अप्लाई किए गए हैं, ठीक है। सेकेंड, अब हमें चेक करना है कि ग्रोइंग फेज श्रिंकिंग फेज वाला कॉन्सेप्ट, तो ये सिर्फ और सिर्फ ग्रोइंग फेज में है, ठीक है। यहां ग्रोइंग फेज है और फिर श्रिंकिंग फेज है। सो यस, ग्रोइंग फेज श्रिंकिंग फेज वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक है, वो भी सही लगाया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये 2PL में तो है, 2PL में तो है। अब हमें चेक करना है कि ये S2PL स्ट्रिक्ट 2PL में है या नहीं, S2PL में है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, तो आप चेक करो जितने भी एक्सक्लूसिव लॉक है ना, जितने भी एक्सक्लूसिव लॉक है वो अनलॉक होने चाहिए कमिट ऑपरेशन के बाद में। तो आप देख सकते हो कि सर यहाँ पे B जो है वो एक्सक्लूसिव लॉक है, तो बेटा ये कब अनलॉक होना चाहिए, मतलब पहले कमिट होना चाहिए फिर अनलॉक होना चाहिए। तो यस सर, यहाँ पे पहले कमिट हो रहा है उसी के बाद अनलॉक हो रहा है। सर शेयर्ड लॉक कब अनलॉक होने चाहिए, उस पर कोई दिक्कत नहीं, शेयर्ड लॉक कमिट के पहले अनलॉक हो कमिट के बाद में अनलॉक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट वुड बी द स्ट्रिक्ट शेड्यूल। तो ये स्ट्रिक्ट 2PL को फॉलो करेगा, यस इट इज ऑल्सो S2PL। तो भैया 2PL भी है, S2PL भी है। S2PL बोलता है जितने भी एक्सक्लूसिव लॉक है वो सारे के सारे अनलॉक होने चाहिए कमिट ऑपरेशन के बाद में, ठीक है। ऋतु कुमारी, इसके पहले वाला क्लास छूट गया था बेटा, यहां से अटेंड करने पे समझ में नहीं आएगा क्योंकि 2PL हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो क्वेश्चन मार्क रहेंगी, तो मतलब मेरी एडवाइस है कि पहले वाला जरूर देखो उसके बाद फिर इसको देखो, ठीक है। हालांकि आप बैठो अगर आपको लगता है तो, बट मतलब इट वुड बी बेटर कि आप पहले का समझें तो फिर ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। चलिए अब देखिए इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट क्या हुआ, तो इससे बेनिफिट ये हुआ कि जो स्ट्रिक्ट शेड्यूल्स होते हैं ना दे आर रिकवरेबल, रिकवरेबल। भैया यहाँ पे इररिकवरी की दिक्कत नहीं आएगी। सर क्यों दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि देखिए जब भी ये रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ना, ये रीडिंग जब भी रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा हमेशा ये कमिटेड डेटा के ऊपर ही तो रीडिंग करेगा, ऑलवेज कमिटेड डेटा को रीड करेगा, क्योंकि ये अनलॉक के पहले ही कमिट कर दे रहा है, तो अनलॉक के बाद ये लॉक लगा के रीड कर सकता है। तो हमेशा जब भी ये अनलॉकिंग करेगा उसके पहले ही वो डेटा कमिट हो चुका होगा, उसके पहले ही वो डेटा कमिट हो चुका होगा, ठीक है। तो उसके पहले ही डेटा कमिट हो चुका होगा, गॉट इट। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। सो इट इज ऑलवेज रिकवरेबल, और रिकवरेबल के साथ साथ ये कास्केड लेस भी है, मतलब जो कास्केड रोल बैक की प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे नहीं आने वाली, ये प्रॉब्लम भी हमने ओवरकम कर दी। कैसे ओवरकम कर दी, सो हम क्या कहते हैं कि अगर कोई भी रीडिंग ऑपरेशन है वो हमेशा कमिटेड डेटा रीड करता है तो कास्केडिंग की दिक्कत आएगी ही नहीं, क्योंकि वो डेटा ऑलरेडी कमिट हो चुका है, उसके बाद इसने रीड किया है, ठीक है। तो रिकवरेबल भी है, कास्केड लेस भी है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स हमारी यहाँ पे क्या होती है, ये दोनों प्रॉब्लम्स हमारी यहाँ पे क्या होती है, ओवरकम हो जाती है। वीडियो कब तक अपलोड हो जाता है बेटा, वीडियो का क्या सीन है, बाकी सब लोग बच्चे देखते होगे ना आप लोग, वीडियो कब अपलोड हो जाता है, आई थिंक मेरे हिसाब से कल मॉर्निंग में हो जाना चाहिए अपलोड, मतलब अभी थोड़े में हो जाता होगा, मॉर्निंग में देख लेना बेटा, मॉर्निंग तक तो हो ही जाएगा। प्रोसेसिंग होती है कुछ उसके बिहाइंड और फिर आ जाता है वीडियो वहां पे। ओके, तो थर्ड प्रॉब्लम है क्या, डेडलॉक, डेडलॉक रिमूव होता है क्या, डेडलॉक, सो स्टिल इट इज प्रॉब्लम, स्टिल प्रॉब्लम, ओके। सो इट सफर फ्रॉम डेडलॉक, तो डेडलॉक होने के चांसेस यहाँ पे भी है, क्योंकि अल्टीमेटली 2 फेज में ही लॉकिंग करनी है, तो लॉक लगाया उसके बाद फिर हम लोग क्या कहेंगे कि जो आप अनलॉकिंग करोगे, ठीक है, तो अगर सेम डेटा आइटम को एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करने वाले और उन सभी को चाहिए
तो वो क्या करेंगे, इनफाइनाइट वेट में चले जाएंगे, इनफाइनाइट वेट में चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो दैट इज द स्ट्रिक्ट 2PL। अब हमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, तो सबसे पहला पॉइंट कि स्ट्रिक्ट 2PL हमेशा रिकवरेबल होते हैं, हमेशा कास्केड लेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे डेडलॉक की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। क्या सर स्ट्रिक्ट 2PL भी आपके कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होते हैं? सो यस, इट इज ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो बेटा ये भी सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होते हैं। तो इन शेड्यूल्स को भी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कहा जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कौन कौन से शेड्यूल स्ट्रिक्ट 2PL है या नहीं। चलिए, हमारे सामने ये दो शेड्यूल्स दिए हुए हैं। नाउ वी नीड टू चेक दैट कि दिस आर S2PL और नॉट, स्ट्रिक्ट 2PL को फॉलो करते हैं या नहीं, है ना। S2PL और नॉट, वी नीड टू चेक दैट थिंग कि क्या ये स्ट्रिक्ट 2PL को फॉलो करते हैं या नहीं करते। देयर इज अ शेड्यूल S1 एंड देयर इज अ शेड्यूल S2। ठीक, चेक करके बताओ, चेक करके बताओ कि ये S2PL को फॉलो करते हैं या नहीं करते। दे आर S2PL और नॉट, स्ट्रिक्ट 2PL है या नहीं है बेटा। तो क्या देखोगे आप सबसे पहले, फर्स्ट थिंग कि ये दोनों शेड्यूल्स 2PL को फॉलो करना चाहिए। अभी हम इसके पहले ये दोनों शेड्यूल है ना, इसके प्रीवियस वाला जो सेशन था उसमें हमने इन दोनों शेड्यूल को देखा था। दे बोथ S1 is 2PL, S1 2PL था बेटा, हमने अभी जस्ट चेक किया था, और S2 भी 2PL था। हमें चेक करना है कि S2PL है या नहीं। तो हमें क्या देखना है, 2PL तो फॉलो होना चाहिए, उसके साथ में जितने भी एक्सक्लूसिव लॉक है, देखो यहाँ पे सर C एक्सक्लूसिव लॉक है सर, तो ये अनलॉक होना चाहिए कमिट के बाद में। ओके सर, B कमिट के पहले अनलॉक हो रहा है, चलेगा क्या? तो आप देख लो B पे कौन सा लॉक है सर, B पे शेयर्ड लॉक है, तो शेयर्ड लॉक है तो चलेगा। शेयर्ड लॉक कभी भी अनलॉक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सक्लूसिव लॉक जो है वो कमिट के बाद अनलॉक होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले हमने कमिट लगाया, उसके बाद हमने उसको क्या कर दिया, अनलॉक कर दिया। सो यस, और सर इसमें तो सिर्फ शेयर्ड ही है तो कोई दिक्कत नहीं, शेयर्ड के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो एक्सक्लूसिव है वो कमिट के बाद अनलॉक होने चाहिए। हो रहा है सर ऐसा, मतलब कि पहला वाला जो है वो स्ट्रिक्ट 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल को भी क्या करता है बेटा, फॉलो करता है। ठीक है सर, यहां पे हो रहा है एक्सक्लूसिव लॉक, देखो किस पे लगाया है बेटा, C पे लगाया है सर। तो जो C की अनलॉकिंग है ना वो कमिट के बाद होनी चाहिए। यस सर, C की अनलॉकिंग कमिट के बाद हो रही है। सर B की अनलॉकिंग भी कमिट के बाद हो रही है, तो कोई दिक्कत है क्या? तो B कौन सा लॉक है, शेयर्ड लॉक है। उसकी अनलॉकिंग कमिट के पहले हो या कमिट के बाद हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो हमेशा आपका स्ट्रिक्ट 2PL ही कहलाएगा। दोनों ही S2PL है, दोनों ही S2PL है, दोनों ही स्ट्रिक्ट 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल की डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। दे बोथ आर S2PL। ठीक है, चलिए नाउ अगर हम इन्हें देखें, लेट्स सी हियर, दे आर स्ट्रिक्ट 2PL और नॉट, दे आर S2PL और नॉट। चेक करिए और बताइए कि ये S2PL है या नहीं, दे आर S2PL और नॉट। बेटा पॉइंट सिर्फ इतना चेक करना है, जो 2PL तो फॉलो होना ही चाहिए, ओझल 2PL तो फॉलो होना ही चाहिए, उसके साथ में सिर्फ जो आपके एक्सक्लूसिव लॉक है वो कमिट के बाद अनलॉक होने चाहिए। शेयर्ड लॉक कहीं पे भी अनलॉक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अभी थोड़ी देर पहले वाले सेशन में डिस्कस किया था, तो S1 2PL था बेटा और S2 भी 2PL था, है ना। हमने थोड़ी देर पहले वाले सेशन में डिस्कस किया था। अब हम चेक करना चाहते हैं कि S2PL है या नहीं। तो 2PL तो है, अब क्या चेक करना है, एक्सक्लूसिव लॉक पे आ जाओ। सर ये एक्सक्लूसिव लॉक है सर, C पे लगाया सर आपने। ओके, तो C की जो अनलॉकिंग है ना सर, यहां C की अनलॉकिंग हो रही है, तो ये बेटा कमिट के बाद होना चाहिए, लेकिन सर हम तो कमिट बाद में कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। इसका मतलब है कि S1 जो है वो नॉट S2PL है, वो S2PL नहीं है। इसी पॉइंट पे हम मना कर देंगे। सर हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। सर यहाँ पे भी C पे लॉक लगाया सर, लेकिन इसका अनलॉक हमने कर दिया और कमिट तो सर हम उसके बाद कर रहे हैं, तो ये भी S2PL नहीं है।
ये भी S2PL नहीं है, इट इज नॉट S2PL। तो ये भी S2PL नहीं है, ठीक। So both are in 2PL but they are not in S2PL, they are not a strict two-phase locking protocol। तो बस इतना सा पॉइंट आपको चेक करना है 2PL के बाद में। Now see here, सेकेंड देखते हैं, रिगरस टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या कहता है। रिगरस टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या कहता है? So rigorous 2PL says that it should follow 2PL। ये 2PL तो फॉलो करना ही चाहिए ना, 2PL तो फॉलो करना ही चाहिए, प्लस और उसके अलावा क्या, all locks means either shared हो या exclusive हो। भैया कोई सा भी लॉक हो, चाहे शेयर्ड लॉक हो चाहे एक्सक्लूसिव लॉक हो, ये क्या बोलता है, ऑल लॉक शुड अनलॉक आफ्टर कमिट ऑपरेशन। ऑल लॉक शुड अनलॉक ऑल लॉक शुड अनलॉक आफ्टर कमिट ऑपरेशन। जितने भी लॉक है सारे के सारे लॉक कमिट ऑपरेशन के बाद अनलॉक होने चाहिए। सो अब हम रिग्रेस को क्या कह सकते हैं, कैन वी से दैट एवरी R2PL, रिग्रेस 2PL को मैंने R2PL लिखा, एवरी R2PL इज S2PL। भैया अगर R2PL की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, R2PL क्या बोलता है कि चाहे शेयर्ड लॉक हो चाहे एक्सक्लूसिव लॉक हो, सारे के सारे लॉक कमिट आफ्टर कमिट क्या होने चाहिए, अनलॉक होने चाहिए, ठीक है, कमिट के बाद अनलॉक होना चाहिए। स्ट्रिक्ट क्या बोलता है, सिर्फ एक्सक्लूसिव लॉक कमिट के बाद अनलॉक होने चाहिए। तो ये जो है ये स्ट्रिक्ट की डेफिनेशन को तो इसके अंदर ले ही रहा है ना, इट गिव सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। सो व्हाट वी कैन से, एवरी R2PL इज S2PL but vice versa is not true। So all of you remember this particular point। बेटा अनलॉक होना जरूरी नहीं है, आप उसको गलत इंटरप्रेट मत करो। अगर अनलॉक करना है तो कमिट के बाद, या फिर अनलॉक करो ही मत। अगर अनलॉक करना है तो कमिट के बाद, अनलॉक करना इज नॉट कंपलसरी, कोई कंपलसरी नहीं है, बट अगर करना है तो कमिट के बाद, ठीक है, कंपलसेशन नहीं है। चलिए अब हम फिर से देखते हैं यही शेड्यूल्स को, एंड बताइए मुझे कि क्या ये R2PL को फॉलो करते हैं, S1 S2, क्या ये R2PL को फॉलो करते हैं? यस वैष्णवी, एवरी S2PL इज नॉट R2PL। देखिए यहां पे S1 में क्या हो रहा है बेटा, S1 में क्या हो रहा है, यू कैन सी हियर सर, एक जो लॉक है ना वो पहले ही अनलॉक हो जा रहा है, एक लॉक बाद में अनलॉक हो रहा है।
एक्सक्लूसिव लॉक बाद में अनलॉक हो रहा है, शेयर्ड लॉक पहले ही अनलॉक हो जा रहा है। तो जो S1 है वो 2PL है, हम पहले चेक कर चुके हैं। ये S2PL की भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट नॉट R2PL, क्योंकि रिग्रेस 2PL बोलता है कि अगर शेयर्ड लॉक बेटा अनलॉक अगर हुआ तो वो कमिट के बाद हो, कमिट के पहले ना हो, लेकिन यहाँ पे कमिट के पहले अनलॉकिंग कर दी ना आपने, इसलिए ये इस रिग्रेस 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल नहीं है। चलिए S2 में सर हम देखते हैं यहाँ पे कि सर ये शेयर्ड लॉक था, ये एक्सक्लूसिव लॉक था, सर दोनों के दोनों लॉक अनलॉक हो रहे हैं कमिट के बाद में, ठीक है सर। यहां पे भी सर शेयर्ड लॉक है, यहां पे भी शेयर्ड लॉक है, लेकिन सर इनकी अनलॉकिंग नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, अनलॉकिंग नहीं हो रही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर अनलॉकिंग हो रही है, अगर अनलॉकिंग हो रही है तो कमिट के बाद होना चाहिए। यस सर, अनलॉकिंग जहां अनलॉकिंग हो रही है वहां कमिट के बाद ही हो रही है। देन व्हाट वी कैन से, तो हम कह सकते हैं बेटा जो S2 है ना वो R2PL में है, इज अ रिग्रेस 2PL, और अगर रिग्रेस 2PL होता है ना बेटा तो S2PL में तो होता ही है। तो हमने इसके पहले देखा था ये S2PL था। गॉट इट? चलिए इतना क्लियर है सभी को? अच्छा, इन दोनों शेड्यूल्स के लिए बताइए कि दे आर इन R2PL और नॉट। भैया ये R2PL है या नहीं? दे आर इन R2PL और नॉट? दे आर इन R2PL और नॉट? बेटा पहला वाला स्ट्रिक्ट 2PL तो है ही ना, पहला वाला राहुल, पहला वाला स्ट्रिक्ट 2PL है ना बेटा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्सक्लूसिव लॉक कमिट के बाद ही तो अनलॉक हो रहा है। अब यहां हम लोग क्या कह सकते हैं, अनलॉकिंग पहले हो रही है, कमिट बाद में हो रहा है, मतलब नॉट इन R2PL। सेम हियर, अनलॉकिंग पहले हो रही है, कमिट बाद में हो रहा है, मतलब नॉट इन R2PL। सो दोनों ही R2PL में नहीं है, दोनों ही R2PL में नहीं है, ठीक है। यस, S2PL में भी नहीं है, S2PL में भी नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि एक्सक्लूसिव लॉक पहले अनलॉक हो गया, एक्सक्लूसिव लॉक पहले अनलॉक हो गया, तो ना R2PL है ना ही S2PL है। हाँ 2PL है, क्योंकि 2PL की डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। थैंक्स अनुभव। यस बेटा, अनलॉकिंग, यस जो भी अनलॉक हो रहे हैं उन्हीं को चेक करना है, जो अनलॉक नहीं हो रहे हैं उनसे हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, जो अनलॉक नहीं हो रहे हैं उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, जहां भी अनलॉकिंग हो रही है उनके कमिट को हमें चेक करना है, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम्स तो हमने, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो कंजर्वेटिव 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल है ना, जो C2PL है, कंजर्वेटिव 2PL, थर्ड वन। So strict 2PL or rigorous 2PL, they both suffer from deadlock। तो भैया इन दोनों में डेडलॉक होने के चांसेस है, क्योंकि ये डेडलॉक वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने में नहीं लगे थे, इनने सिर्फ कमिट के ऑर्डर के ऊपर बात की, तो कमिट का जो ऑर्डर है उससे रिकवरेबिलिटी अचीव हो गई और कास्केड लेस अचीव हो गया, लेकिन डेडलॉक के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो स्ट्रिक्ट और रेगुलस दे बोथ सफर फ्रॉम डेडलॉक, है ना, तो दोनों ही डेडलॉक से सफर करते हैं। बेटा कोई भी ऑपरेशन विदाउट लॉक नहीं कर सकते, आप अगर रीड भी करना चाहते हो तो बिना लॉक के नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो अलाउ नहीं है, वो अलाउ नहीं है। अब हम देखते हैं कंजर्वेटिव 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल की कंजर्वेटिव किस तरीके से किया जाता है, हाउ वी कैन डू द कंजर्वेटिव 2 फेज लॉकिंग
ठीक है, ध्यान से देखिएगा कंजर्वेटिव 2PL कैसे क्या परफॉर्म करता है, किस तरीके से परफॉर्म करता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या कह रहे थे, जैसे नॉर्मली 2PL जो है, नॉर्मल टू फेज लॉकिंग क्या कहता है बेटा, कि T1 ने A पे ऑपरेशन परफॉर्म करना था, इसने A पे लॉक लगा लिया, इसने रीड किया। अब सपोज इसको लगा रहे यार मुझे B पे भी तो करना है, इसने B पे लॉक लगा दिया, फिर इसने A का राइट किया, फिर सपोज इसने B का राइट किया, फिर इसको लगा आई वांट टू परफॉर्म C ऑल्सो, तो इसने C पे लॉक लगा दिया, रीड राइट किया। हम ये अलाउ करते हैं 2PL में अलाउ करते हैं बेटा, इट इज अलाउड। आप कहीं पे भी लॉक लगाओ ऑपरेशन करो, फिर लॉक लगाना है, फिर लॉक लगाओ ऑपरेशन करो, फिर लॉक लगाना है, फिर लॉक लगाओ ऑपरेशन करो। सिर्फ अनलॉक अगर कर दिया तो उसके बाद वो ट्रांजैक्शन लॉक नहीं लगाएगा। यहां लिख दिया अनलॉक तो फिर लॉक नहीं लगा सकते, लेकिन उसके पहले कब भी लॉक लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो 2PL में कहलाता है। लेकिन इसी की वजह से तो डेडलॉक आ रहा था, कैसे सर इसकी वजह से डेडलॉक आ रहा था? देखो बेटा, T1 ने A पे लॉक लगाया, यस सर, T2 ने B पे लॉक लगाया, यस सर। अब सर T2 को B चाहिए और T1 को A चाहिए, दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, डेडलॉक हो गया। कंजर्वेटिव 2PL क्या कहता है? कंजर्वेटिव 2PL कहता है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको अपनी रिक्वेस्ट इनिशियली बतानी होगी। मतलब T1 को बोलना पड़ेगा कि मुझे A और B दोनों अपडेट करने हैं, T2 को भी बताना पड़ेगा मुझे A और B दोनों अपडेट करने हैं। ठीक है, अब अगर उस ट्रांजैक्शन को सारे लॉक मिल जाते हैं एट द बिगिनिंग तो ही वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेगा। अगर एक भी लॉक उसे नहीं मिलता है तो वो होल्ड एंड वेट नहीं करेगा। जैसे ये क्या करा इसने, T1 ने क्या किया यहां पे पता, A पे लॉक लगा दिया, A को होल्ड कर लिया, और ये B के लिए क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, क्योंकि B इसको मिला नहीं। तो कंजर्वेटिव 2PL सेज दैट कि होल्ड एंड वेट नहीं होना चाहिए। मतलब कंजर्वेटिव 2PL में ऑर्डर किस तरीके से हो, फर्स्टली अप्लाई ऑल लॉक्स, जिनको भी आपको परफॉर्म करना है सारे लॉक पहले लगाओ, देन ऑपरेशन स्टार्ट, फिर ऑपरेशन स्टार्ट होगा, देन ऑपरेशन स्टार्ट, उसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट करो। फिर अगर आपको अनलॉक करना है तो करिए, अनलॉक करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। अनलॉक इज ऑप्शनल, वो तो ऑप्शनल है भाई, 2PL का नियम है। पर पहले सारे लॉक लगा देने हैं, फिर ही ऑपरेशन स्टार्ट करना है। तो पहले लॉक लगेंगे फिर ऑपरेशन स्टार्ट होगा। अब ऐसा नहीं हुआ कि लॉक लगाया ऑपरेशन करने लगे फिर याद आया अरे यार और कुछ लॉक लगाने थे फिर लॉक लगाया, नॉट अलाउड। You should apply all the lock at the beginning and then start the operation. If all the locks are not available, then can't apply any lock. एक भी लॉक मत लगाओ। ठीक है, सो हम यहां पे क्या कहेंगे कि कंजर्वेटिव 2PL इज फ्री फ्रॉम डेडलॉक से फ्री है भैया, इट इज फ्री फ्रॉम डेडलॉक। T1 T2 want to update the value of A and B. T1 ने A पे लॉक लगा दिया, ठीक है। और अब सपोज इसके लॉक लगाने के बाद T2 को याद आया कि यार मुझे A और B दोनों अपडेट करने थे, है ना, तो ये दोनों को लॉक लगाना चाहता है। इसने देखा, T2 ने देखा कि जो B है वो तो फ्री है, उस पर अभी किसी ने लॉक नहीं लगाया, लेकिन A को T1 ऑलरेडी लॉक लगा चुका है। तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेटिव 2PL इट सेज दैट कि अगर T2 इन दोनों को अपडेट करना चाहता है, तो क्या होना चाहिए, दोनों अवेलेबल होने चाहिए। बट यहां पे सिर्फ B अवेलेबल है, A अवेलेबल नहीं है। तो इन दैट कंडीशन व्हाट टू डू, सो T2 एक भी लॉक नहीं लगा सकता, वो B पे भी लॉक नहीं लगाएगा। तो इससे क्या होगा कि भैया T1 को ऑपरेशन करना है ना, तो T1 क्या कर लेगा, B पे लॉक लगा लेगा, पहले सारे लॉक लगेंगे, फिर ऑपरेशन करेगा, रीड ए राइट ए, रीड बी राइट बी। तो हम क्या कहेंगे इस केस में कि T1 जो है वो चलता जा रहा है, मतलब डेडलॉक नहीं है ना, एक भी ट्रांजैक्शन अगर परफॉर्म हो रहा है मतलब देयर इज नो डेडलॉक, तो डेडलॉक की प्रॉब्लम यहां पे नहीं आएगी।
यस अमितेश, इसको फ्यूचर लॉक भी बताने पड़ेंगे, इसको फ्यूचर लॉक भी बताने पड़ेंगे। मतलब T1 ने A भी अपडेट कर लिया, अब यहां इसे याद आया यार मुझे C भी अपडेट करना है, तो कंजर्वेटिव उसको अपडेट नहीं करने देगा। क्यों नहीं करने देगा? क्योंकि वो बोलेगा कि अगर तुझे C अपडेट करना था तो शुरू में लॉक लगाना था। अगर आपने शुरू में लॉक नहीं लगाए, मतलब एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन आपको आपकी रिक्वेस्ट बतानी पड़ेगी। अगर रिक्वेस्ट नहीं बताई, अगर रिक्वेस्ट नहीं बताई तो फिर आप बाद में नहीं लॉक लगाएंगे। यस मुस्कान, C2PL कमिट के बारे में कुछ नहीं कहता बेटा, इट इज मेनली फोकस्ड फॉर द डेडलॉक, है ना, ये डेडलॉक पे फोकस करता है। कमिट से इसको कोई लेना देना नहीं है, कमिट से इसको कोई लेना देना नहीं है। T2 वेट कर रहा है, T2 वेट कर रहा है, लेकिन ये शेड्यूल, पूरा शेड्यूल वेट थोड़ी कर रहा है बेटा। T2 को वेट करने दो, T1 तो चल रहा है ना, T2 वेट कर रहा है बट T1 तो चल रहा है ना, तो डेडलॉक नहीं है। डेडलॉक कब होता है? जब एक भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म ना हो, सारे के सारे वेटिंग में चले जाए, तो डेडलॉक होता है। हाँ, हम यहां पे कह सकते हैं कि स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे ये कोई एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन लॉन्गर टाइम के लिए वेट कर रहा है, सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन। Yes, starvation is there. Starvation is there. ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम लोग यहां पे क्या कह सकते हैं कि सर डेडलॉक की प्रॉब्लम तो ओवरकम कर दी हमने, कंजर्वेटिव 2PL की हेल्प लेके हमने डेडलॉक की प्रॉब्लम तो ओवरकम कर दी, लेकिन ये जो प्रोटोकॉल है ना, ये प्रैक्टिकली यूज नहीं किया जाता है, नॉट यूज प्रैक्टिकली। सो ऐसा क्यों इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं क्यों नहीं करते? क्योंकि देखिए क्या होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन फ्यूचर रिक्वेस्ट क्या आने वाली है वो इनिशियली बता पाए हर बार, ऐसा जरूरी नहीं है। समटाइम इट मे पॉसिबल कि ट्रांजैक्शन परफॉर्म होते होते करते करते उसको कुछ और आइटम्स की नीड लगे, तो फिर हम तो उसको अलाउ कर ही नहीं रहे, जबकि हमें क्या करना चाहिए, उसे अलाउ करना चाहिए। तो अगर हम अलाउ नहीं कर रहे हैं तो फिर हम इसको क्या कहेंगे कि इसको हम प्रैक्टिकली यूज नहीं करते। तो व्हाट वी कैन से कि डेडलॉक की प्रॉब्लम 2PL में होती है, ओवरकम करने के लिए एक तरीका है कंजर्वेटिव 2PL, बट प्रैक्टिकली उसको यूज करना अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं है कि ट्रांजैक्शन इनिशियली बिगिनिंग में बता पाए कि उसे क्या क्या अपडेट करने हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको यूज नहीं करते। तो फिर डेडलॉक की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या यूज किया जाता है? ठीक है, तो फिर डेडलॉक की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सो टू अवॉइड सो डेडलॉक की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं, यहां हम कोई भी लॉक अप्लाई करते ही नहीं है। हम ऑपरेशंस, हमने एक एल्गोरिथम इस तरीके से डिजाइन किया जो कि ट्रांजैक्शन के या जो रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन हो रहे हैं उनके टाइम स्टैम्प को देख के काम करता है, उनके टाइम स्टैम्प को देख के वो काम करता है, और उसकी वजह से उसको वो क्या करता है, या तो अलाउ करता है या फिर नॉट अलाउ करता है ना। तो मतलब या तो आपका शेड्यूल परफॉर्म करने की वो परमिशन देगा या शेड्यूल परफॉर्म करने की परमिशन नहीं देगा। अब जो भी शेड्यूल टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, ठीक है, जो भी शेड्यूल टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, दे ऑल आर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होते हैं।
सो जैसे जैसे 2PL, जितने 2PL थे सारे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल थे, उसी तरीके से जितने भी टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल होते हैं सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होते हैं, सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होते हैं। ठीक, सो ऑल ऑफ यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट, है ना, ये पॉइंट सभी लोग याद रखिएगा। चलिए 3PL में 3PL नहीं, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, 3PL नहीं 2PL है, 2 फेजेस में काम करना है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल, क्योंकि टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल किस तरीके से किया जाता है, कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं और किस तरीके से वहां पे डेडलॉक नहीं आने के चांसेस है। बेटा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, इनका सीरियलाइजेबल ऑर्डर बिल्कुल निकाल सकते हो ना, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसका प्रेसिडेंस ग्राफ बना के निकालना पड़ेगा। वही तरीका है ना उसको निकालने का, टोपोलॉजिकल शॉर्ट पढ़ा था ना हमने कल, वही तरीका है। ठीक, चलिए टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग हम लोग डिस्कस करते हैं किस तरीके से परफॉर्म की जाती है। देखिए कंजर्वेटिव सुमित, कंजर्वेटिव 2PL में बेटा S2PL R2PL से कोई मतलब नहीं है। S2PL R2PL कमिट पे काम करते हैं, ये जो है ये होल्ड एंड वेट वाली जो प्रॉब्लम थी उसको ओवरकम करने के लिए काम करता है, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग है मीनिंग, है ना। तो कंजर्वेटिव 2PL है, इसका मतलब ये नहीं कि वो S2PL या R2PL होगा, क्योंकि कंजर्वेटिव 2PL ने कमिट के बारे में कुछ नहीं कहा। देखिए अब टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल काम कैसे करता है, किस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे। अब देखिए यहां क्या होता है, टाइम स्टैम्प हम लोग यूज करके चलते हैं, जैसे टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजैक्शन TI, है ना, इसको रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं TS ऑफ TI, टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजैक्शन TI। इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है, ये किस टाइम पे चालू हो रहा है उसको हम टाइम स्टैम्प कहते हैं। ये 2 बजे शुरू होगा, दैट वुड बी द टाइम स्टैम्प ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। तो देखिए अगर हमें दिया हुआ है टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजैक्शन T1 इज 2, किसी ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प हमें 2 दिया हुआ है, मतलब वो 2 बजे शुरू होगा, 2 o'clock पे स्टार्ट होगा, ऐसे समझो इसको। आपको एक और दिया हुआ है टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजैक्शन T2 और ये दिया हुआ है 4, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि इसमें ओल्डर ट्रांजैक्शन कौन सा है, ओल्डर ट्रांजैक्शन कौन सा है और यंगर ट्रांजैक्शन कौन सा है। Which transaction is older transaction and which transaction is younger transaction? Tell me. Which transaction is older transaction and which transaction is younger transaction? Which transaction is older and which transaction is younger? देखिए यंगर का मतलब क्या है, जो न्यू है, जो न्यू बोर्न है वो यंगर, जो पहले हुआ था वो ओल्डर।
ये 2 बजे हुआ है, ये 4 बजे हुआ है ना, ऐसे समझ सकते ना। ट्रांजैक्शन T1 का टाइम स्टैम्प 2 है, मतलब ये 2 o'clock पे शुरू हुआ था, और ट्रांजैक्शन T2 का टाइम स्टैम्प 4 है, मतलब ये 4 o'clock पे शुरू हुआ। तो जो बाद में शुरू हुआ वो यंग है, जो पहले से शुरू हो गया वो ओल्ड है। तो T2 को हम क्या कहेंगे कि ये यंगर ट्रांजैक्शन है, और T1 को हम लोग क्या कहेंगे कि ये ओल्डर ट्रांजैक्शन है। तो T1 इज ओल्डर बेटा एंड T2 इज यंगर। ठीक है, क्लियर है? So which transaction is older? T1 is older transaction, T2 is younger. जो लेटेस्ट हुआ है वो यंगर, जो पहले से था वो ओल्डर। तो ये 4 o'clock मतलब 2 o'clock पहले होता है, 4 o'clock बाद में होता है, ऐसे इसको समझ लो। तो this is the younger transaction, T2 is younger transaction and T1 is older transaction। तो सबसे पहली चीज हमें ये याद होनी चाहिए, मतलब ये पता होना चाहिए कि किसको यंगर बोलते हैं, किसको ओल्डर बोलते हैं। नाउ देखिए आप लोग, अब टाइम स्टैम्प ट्रांजैक्शंस के तो होते ही हैं, है ना। टाइम स्टैम्प ऑफ, ये टाइम स्टैम्प हो गया, टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजैक्शन TI। सो टाइम स्टैम्प ट्रांजैक्शन के तो होते ही हैं, टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजैक्शन TI। उसके अलावा जो टाइम स्टैम्प होते हैं ना, वो किसके होते हैं? देयर इज अ रीड टाइम स्टैम्प, RTS मैंने लिखा Q। ओके, सो ये क्या हुआ? इज अ रीड टाइम स्टैम्प ऑफ डेटा आइटम Q। तो ट्रांजैक्शन का मतलब ट्रांजैक्शन कब स्टार्ट हो रहा है, सिमिलरली रीडिंग ऑपरेशन हम कब कर रहे हैं। सो दैट देयर इज अ रीड टाइम स्टैम्प ऑफ अ डेटा आइटम Q, WTS ऑफ Q। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये राइट टाइम स्टैम्प की बात की जा रही है। राइट टाइम स्टैम्प ऑफ डेटा आइटम Q। सो रीड टाइम स्टैम्प इज देयर एंड राइट टाइम स्टैम्प इज देयर। ठीक है, तो हमें जो टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी तो हमने ये बेसिक जो टर्म्स हम टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल में यूज करेंगे वो मैंने आपको बताई। तो ये 3 टर्म आपको देखने को मिलेगी, टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजैक्शन, रीडिंग टाइम स्टैम्प एंड राइटिंग टाइम स्टैम्प। ठीक है, अब देखिए एल्गोरिथम किस तरीके से होता है, एल्गोरिथम किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। सो ऑल ऑफ यू सी हियर, बहुत सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा एल्गोरिथम। थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं कि भाई पॉइंट्स बहुत सारे, बट बहुत सिंपलेस्ट वे में मैं आप लोगों को उसको एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान से रखिए, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सिंपलेस्ट वे में मैं बताऊंगा कि भाई एक एक लाइन याद रखनी है और पता चल जाएगा कि टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल कैसे परफॉर्म होता है। सो सी हियर, पॉइंट्स अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो साथ के साथ लिखते जाइएगा। देखिए कोई भी ट्रांजैक्शन है वो कौन सी रिक्वेस्ट इशू कर सकता है? तो सर ट्रांजैक्शन को या तो रीड करना होता है या फिर उसे राइट करना होता है किसी डेटा आइटम के ऊपर, यही 2 काम करते हैं, या तो वो रीडिंग करता है या फिर वो राइटिंग करता है। ठीक है, तो अगर टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल में कोई ट्रांजैक्शन रीड रिक्वेस्ट इशू करता है ना, मतलब वो क्या करना चाहता है, इट वांट टू परफॉर्म रीडिंग ऑपरेशन, तो हमारा टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल उसको अलाउ करेगा या नहीं करेगा, हमें ये देखना है। सो अवर टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल इज अलाउ दैट रीड रिक्वेस्ट और नॉट, वी नीड टू चेक दैट थिंग। ये पॉइंट, ये चीज हमें देखनी है। ठीक है, ये पॉइंट, ये चीज हमें देखनी है। नाउ सी कैसे हम लोग इसको देखेंगे ना, हाउ वी कैन डू दैट, हाउ वी कैन चेक दैट। देखिए सबसे पहला काम रीड रिक्वेस्ट इशू कौन सा ट्रांजैक्शन कर रहा है, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो देखिएगा इफ ट्रांजैक्शन TI इशू रीड रिक्वेस्ट, है ना, कोई ट्रांजैक्शन TI है वो रीड रिक्वेस्ट को इशू करता है। ठीक, तो हम लोग यहां पे क्या देखेंगे, इफ टाइम स्टैम्प
कौन सा ट्रांजेक्शन? ट्रांजेक्शन टी आई इशू कर रहा है रीड रिक्वेस्ट, ठीक है। सो टाइम स्टैम्प ऑफ दैट ट्रांजेक्शन, अगर इस ट्रांजेक्शन का जो टाइम स्टैम्प है ना, देखिए जब भी रीडिंग रिक्वेस्ट होती है ना, जब भी रीडिंग रिक्वेस्ट होती है तो हम उसके राइट टाइम स्टैम्प से कंपेयर करते हैं। सर ऐसा क्यों? देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्फ्लिक्ट कब होता है बेटा? अगर कोई ट्रांजेक्शन रीडिंग कर रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट कब होगा? जब कोई और उस पर राइटिंग कर रहा है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। रीड रीड में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, रीड राइट में या राइट रीड में कॉन्फ्लिक्ट होता है, रीड रीड में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। तो जब भी रीडिंग ऑपरेशन है आपको चेकिंग किससे करनी है? उसके राइटिंग टाइम स्टैम्प, प्रीवियस राइट टाइम स्टैम्प से चेक करना है। तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं? इफ टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजेक्शन टी आई, अगर टी आई ट्रांजेक्शन का जो टाइम स्टैम्प है ना, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है राइट टाइम स्टैम्प ऑफ अ डेटा आइटम क्यू, ठीक है। अगर इसको रीड रिक्वेस्ट परफॉर्म करनी थी, इफ ट्रांजेक्शन टी आई इशू द रीड रिक्वेस्ट फॉर डेटा आइटम क्यू, किसी डेटा आइटम क्यू के लिए ट्रांजेक्शन रीडिंग रिक्वेस्ट इशू कर रहा है, तो जो ट्रांजेक्शन इस रीड रिक्वेस्ट को इशू करता है उसका टाइम स्टैम्प अगर इस डेटा आइटम क्यू के राइट टाइम स्टैम्प से ग्रेटर या इक्वल है, देन ऑपरेशन अलाउड, ऑपरेशन अलाउड। तो ऑपरेशन आप अलाउ कर दोगे, मतलब ये प्रोटोकॉल बोलता है कि आप करने दो उस ऑपरेशन को, वो रीडिंग जस्टिफाइड है, वो अलाउड है, तो ऑपरेशन अलाउ कर दिया। और उसी के साथ एंड अपडेट रीड टाइम स्टैम्प, आपको रीड टाइम स्टैम्प ऑफ डेटा आइटम क्यू के डेटा आइटम का रीड टाइम स्टैम्प अपडेट करना है। सर क्यों अपडेट करना है भैया? इस रीडिंग को अलाउ कर दिया आपने, हाँ, तो अब रीड टाइम स्टैम्प चेंज हो गया। तो अपडेट द रीड टाइम स्टैम्प, किस पे अपडेट करेंगे? सो वी नीड टू सेट दिस टू मैक्सिमम ऑफ टाइम स्टैम्प ऑफ दिस ट्रांजेक्शन और रीड टाइम स्टैम्प ऑफ डेटा आइटम क्यू। भैया क्यू का जो पुराना रीड टाइम स्टैम्प है, पुराना जो रीडिंग टाइम है वो, और टाइम स्टैम्प ऑफ द करेंट ट्रांजेक्शन, इन दोनों में से जो भी ग्रेटर होगा उस पे नया वाला रीड टाइम स्टैम्प आप क्या कर दो? सेट कर दो। उस पे नया वाला रीड टाइम स्टैम्प आप क्या कर दो? सेट कर दो। अच्छा सर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो एल्स में क्या करें? भैया एल्स ऑपरेशन रिजेक्टेड, एल्स ऑपरेशन रिजेक्टेड, ऑपरेशन रिजेक्टेड। सर रिजेक्ट करने के बाद क्या करना है? तो रोल बैक कर दो, टी आई रोल बैक। या ऑपरेशन अगर रिजेक्ट हो गया तो उस ट्रांजेक्शन को क्या कर दो? रोल बैक, टी आई रोल बैक। तो ट्रांजेक्शन टी आई चाहता था रीड करना, हमने चेक किया उस ट्रांजेक्शन का टाइम स्टैम्प राइटिंग से ज्यादा है या नहीं, अगर ज्यादा या बराबर है तो अलाउ कर दो और टाइम स्टैम्प को अपडेट कर दो, और अगर कंडीशन फेल होती है तो ऑपरेशन को रिजेक्ट कर दो, टी आई को रोल बैक कर दो। क्लियर है? एक एग्जांपल देखेंगे बेटा हम लोग इस पे, तो हमें इसको अप्लाई करके चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। बट ये पॉइंट क्लियर है, एग्जांपल्स तो करेंगे, ये पॉइंट क्लियर है। अभिषेक शर्मा, बेटा रीड आफ्टर राइट होगा, लेकिन ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही होगा, हर बार होगा नहीं होगा ये डिपेंड करता है इस कंडीशन पे। इफ सेटिस्फाइड तो होगा, इफ नॉट सेटिस्फाइड तो नहीं होगा। देखो सिर्फ इस डेफिनेशन से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, नहीं है। आपको मैंने कहा सिर्फ आप एक पॉइंट याद रखो। क्या याद रखना है? अगर, क्योंकि एग्जाम्पल करेंगे ना तब क्लियर होगी। क्या है कि भाई जब तक एग्जाम्पल नहीं करते ना चीज बिल्कुल क्लियर नहीं होती है, बट हाँ थोड़ा क्लियर अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है? ट्रांजेक्शन टी आई को भाई क्या करना है? रीड करना है। किस पे करना है? क्यू पे करना है, ठीक है। तो आपने उस ट्रांजेक्शन का टाइम देखा, सर ये ट्रांजेक्शन 4 बजे चालू होना था या 4 बजे चालू होगा, ठीक है। सर इसके पहले इस डेटा आइटम पे हमने 3 बजे लिखा था, हमने किसी डेटा को 3 बजे लिखा था, और ये जो ट्रांजेक्शन है ये 4 बजे शुरू हो रहा है, तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। हाँ सर है। तो क्या इसको रीडिंग करने दे? बिल्कुल करने दो, तो अलाउ कर दो, अलाउड, ओके। अब सर ये जो ट्रांजेक्शन है ये रीडिंग कर रहा है, ये रीडिंग करना चाहता है 3 पे, लेकिन
ये जो राइटिंग है ओल्डर राइटिंग 4 पे हुई है, तो क्या अलाउ करना है? नहीं करना है। क्या कर दें? रिजेक्ट कर दें बस। तो वो नंबर्स ही तो चेक करने हैं, नंबर्स ही तो चेक करने हैं, ठीक। एग्जाम्पल लेंगे बेटा, एग्जाम्पल लेंगे, जरा रुको तो पहले पूरा एल्गोरिथम तो लिख तो दूं, क्योंकि क्या होगा सभी लोग इसको लिख लेना कॉपी में। देखो इसको कॉपी में लिख लेना, इसलिए बोल रहा हूं मैं लिख लेना, ऐसा नहीं कि मैं नोट्स नहीं दूंगा, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी मैं इसको साफ कर दूंगा क्योंकि बोर्ड भर चुका है। फिर मैं राइट ऑपरेशन के लिए लिखूंगा, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा, उसके बाद में एग्जाम्पल लूंगा। तो जब एग्जाम्पल लूंगा तो ये आपके सामने होना चाहिए ना, तो वो बोर्ड पे तो नहीं होगा, वो आपकी कॉपी में होगा, इसलिए बोला है कि इसको लिख लेना। और अगर कंप्लीट लिख लिया है तो बोल देना कि सर लिख लिया है, तो मैं आगे बढ़ जाता हूं भाई जल्दी से। चलिए, नोटेड, ओके डन। नाउ दूसरा काम क्या हो सकता है? राइट रिक्वेस्ट। सो इफ ट्रांजैक्शन TI इशू राइट क्यू रिक्वेस्ट, भैया इसको डेटा आइटम क्यू को क्या करना है? क्यू पे अपडेट करना है, राइटिंग करना है। अब देखिए जब भी राइटिंग करना होता है ना, तो रीडिंग और राइटिंग दोनों से चेक करना पड़ता है। रीड को सिर्फ राइट से चेक करते हैं, क्यों? क्योंकि रीड में कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, इसलिए रीड को सिर्फ राइट से चेक करते हैं। लेकिन जब भी राइटिंग होती है तो उसके बाद रीडिंग और राइटिंग दोनों से चेक करते हैं। तो यहां पे भी वही पॉइंट है। क्या है? देखो व्हाट वी वांट टू डू हियर। सो इफ टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजैक्शन TI, अगर जो ट्रांजैक्शन TI है ना बेटा, इसका जो टाइम स्टैम्प है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू है रीड टाइम स्टैम्प ऑफ डेटा आइटम Q एंड टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजैक्शन TI इज ग्रेटर देन इक्वल टू राइट टाइम स्टैम्प ऑफ डेटा आइटम Q, दोनों से अगर ग्रेटर इक्वल है, रीडिंग से भी ग्रेटर इक्वल होना चाहिए, राइटिंग से भी ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। तो दोनों से अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है देन ऑपरेशन अलाउड, देन ऑपरेशन अलाउड, ऑपरेशन करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अपडेट राइट टाइम स्टैम्प ऑफ अ डेटा आइटम Q टू डायरेक्टली टाइम स्टैम्प ऑफ दैट ट्रांजैक्शन। तो आपको राइट टाइम स्टैम्प को अपडेट करना है ट्रांजैक्शन के टाइम स्टैम्प से। सो ये काम कर दिया, ठीक है सर। अब अगर सर इसमें ऐसा होता है कि इफ टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजैक्शन इज लेस देन रीडिंग टाइम स्टैम्प ऑफ डेटा आइटम Q। सर अगर डेटा आइटम Q के रीडिंग से, देखो अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होती है तो ऑपरेशन अलाउ होगा। लेकिन अगर टाइम स्टैम्प जो है वो रीडिंग से कम है तो क्या होगा? तो फेल ही होगा ना। देन ऑपरेशन रिजेक्टेड एंड TI रोल बैक। तो भैया रोल बैक कर दो और ऑपरेशन को रिजेक्ट कर दो, ठीक है। नाउ व्हाट टू डू? अगर टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो लेस देन है राइट टाइम स्टैम्प से, इन दैट कंडीशन व्हाट टू डू, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा है तो ये राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है। देन ऑपरेशन रिजेक्टेड एंड अपडेट दी वैल्यू and update the value of Q by older value
एंड TI रोल बैक। भैया अगर ऐसा है कि जो आपका ऑपरेशन है अगर उसका राइट टाइम स्टैम्प से वो ग्रेटर है, ठीक है, तो आप क्या कर दो, ऑपरेशन को रिजेक्ट करना है, TI को रोल बैक करना है। अब ये राइटिंग तो करा नहीं, तो वो जो डेटा आइटम Q है उसकी वैल्यू कौन सी होगी, तो जो पुरानी वैल्यू है वो ही वैल्यू वहां पे रहने वाली है, क्योंकि लेटेस्ट ऑपरेशन जो है आपका वो तो आप कर नहीं रहे हो ना वहां पे, वो तो आप कर नहीं रहे हो वहां पे। तो अल्टीमेटली ऑपरेशन यहाँ पे क्या याद रखेंगे, इसको किस तरीके से याद रखेंगे, आप इसको सिंपल से ऐसे याद रखो कि अगर टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजैक्शन दोनों से ग्रेटर है तो ऑपरेशन करना है सर, अदरवाइज ऑपरेशन नहीं करेंगे सर। इतने से में याद हो जाएगा, ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखें। गॉट इट? हाँ बेटा एग्जाम्पल कराएंगे, कहाँ मना कर रहा हूं, एक भी नहीं, दो भी नहीं, 3-4 एग्जाम्पल करा दूंगा, ठीक है। बस इसको लिख लो और सिर्फ देखो, आ जाएगा समझ में, डोंट वरी। देखो अब एग्जाम्पल, एक शेड्यूल ऐसे है, देयर इज अ ट्रांजैक्शन T1, देयर इज अ ट्रांजैक्शन T2, देयर इज अ ट्रांजैक्शन T3, 3 ट्रांजैक्शंस आते हैं। ट्रांजैक्शन T1 का टाइम स्टैम्प आपको दिया हुआ है 2, इसका टाइम स्टैम्प है 4 और इसका टाइम स्टैम्प है 6, है ना, कुछ टाइम स्टैम्प है अलग अलग। अब ये रीड ए करता है, ये राइट ए करता है, फिर ये रीड ए करता है, ये राइट ए कर रहा है, ठीक है, और फिर ये राइट ए कर रहा है, लाइक दैट। ये है, we want to check that कि टाइम स्टैम्प है इसे फॉलो करता है या नहीं करता, और अगर नहीं करता है तो कौन सा ट्रांजैक्शन रोल बैक होगा और किस तरीके से ऑपरेशन होगा। चलिए अब आप पूछेंगे कि सर रीड टाइम स्टैम्प राइट टाइम स्टैम्प तो आपने दिया ही नहीं, आपने तो ये ट्रांजैक्शन के टाइम स्टैम्प लिखे हुए हैं। तो अगर बेटा क्वेश्चन में रीड टाइम स्टैम्प राइट टाइम स्टैम्प नहीं दिए हुए हैं, अगर, ठीक है, अगर नहीं दिए हुए हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या लोगे आप, 0। भैया जब घड़ी शुरू करी तो हम मान के चल रहे हैं कि 0 हो रहा है, तो दोनों स्टार्टिंग में 0 हम लेके चलते हैं बाय डिफॉल्ट, अदरवाइज क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उस वैल्यू से लेके चालू कर देंगे, ठीक। अब देखो सुनते जाइएगा, ट्रांजैक्शन रीडिंग रिक्वेस्ट इशू कर रहा है, हाँ, तो क्या करना है, इसका जो टाइम स्टैम्प है ना 2 है, किससे ज्यादा होना चाहिए भैया, राइटिंग से। रीडिंग कर रहा है ना तो किससे ज्यादा होना चाहिए, राइटिंग से। तो क्या ये 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यस सर है, यस सर है, तो ये ऑपरेशन अलाउ करेंगे, यस सर अलाउ करेंगे, कर दिया अलाउ, अलाउ है मतलब ये ऑपरेशन हो गया, तो हो गया तो रीडिंग को टाइम स्टैम्प को अपडेट करना है, हाँ सर। तो पुराना रीड टाइम स्टैम्प कितना था सर, 0 था, पहले वाला 0 था, अभी ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प कितना है सर, 2 है। इन दोनों में मैक्सिमम क्या है सर, 2 मैक्सिमम है, मतलब कि नया जो रीड टाइम स्टैम्प है वो 2 पे अपडेट हो गया, नया जो रीड टाइम स्टैम्प है वो 2 पे अपडेट हो गया, ठीक, ये ऑपरेशन हो गया। अब सर ट्रांजैक्शन T1 सर राइटिंग करना चाहता है, बेटा राइटिंग करना चाहता है ना, तो इस ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प कितना है, 2। किससे चेक करोगे सर, राइटिंग है सर, दोनों से करना पड़ेगा। तो ये जो 2 है सर ये रीड टाइम स्टैम्प से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, और सर ये राइट टाइम स्टैम्प से भी ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, और सर यस ये दोनों से ग्रेटर देन इक्वल टू है, दोनों से ग्रेटर देन इक्वल टू है, हाँ सर है। कर दें ऑपरेशन, यस ऑपरेशन इज सक्सेसफुली डन। अब क्या करें, अब क्या करें, राइट टाइम स्टैम्प को अपडेट कर दें, किस पे अपडेट कर दें, तो सर इसको डायरेक्टली सेट कर दो ट्रांजैक्शन के टाइम स्टैम्प पे, तो 2 पे डायरेक्टली सेट कर दिया, ठीक है, ओके। नाउ सी हियर सर, अब ये रीडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका टाइम स्टैम्प कितना है, 4 है, इस ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प कितना है, 4 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, सर रीडिंग है तो सर राइटिंग से चेक करो, राइटिंग 2 है, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यस सर कंडीशन सेटिस्फाई कर दें इसको, डन, ये हो जाएगा, हो गया, हो गया तो रीड टाइम स्टैम्प अपडेट करो। सर पुराना वाला 2 है सर, पुराना वाला 2 है, और करंट जो है सर वो 4 है,
तो दोनों में सर जो मैक्सिमम होता है उस पर हम अपडेट करते हैं, ऐसा आपने लिखवाया था तो मैंने 4 पे अपडेट कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, हो गया ये ऑपरेशन। सर ये करना है, ये राइटिंग करनी है सर, वेरी गुड। राइट करना चाहते हो, हाँ, टाइम स्टेम कितना है, 6 है, दोनों से ग्रेटर होना चाहिए बेटा क्योंकि राइटिंग है। हाँ सर है ग्रेटर, यहाँ पे 4 था, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और सर ये यहाँ पे 2 था, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई सर, ये भी ऑपरेशन हो गया, ये भी ऑपरेशन हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, राइट टाइम स्टेम को अपडेट कर देंगे। किस पे करें, डायरेक्टली ट्रांजैक्शन की टाइम स्टेम पे, 6, ये 6 बन गया। ठीक है, अब क्या करोगे सर, नाउ वी नीड टू डू दैट ऑपरेशन, ये करना चाहते हैं सर हम, ये करना चाहते हैं। ठीक है, कर लो। व्हाट टू डू, इस ट्रांजैक्शन का टाइम स्टेम कितना है सर, 4। सर ये दोनों से ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए सर, चेक कर लेते हैं। रीड टाइम स्टेम 4, सर रीडिंग वाली तो कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है सर, लेकिन यहां कंडीशन सर फेल हो गई। सर अगर एक भी कंडीशन फेल होती है तो ऑपरेशन रिजेक्ट होता है, बिल्कुल, रोल बैक होता है, बिल्कुल, T2 रोल बैक। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? Is it clear to all or not? थोड़ा थोड़ा आया, कोई बात नहीं, जिनको भी थोड़ा थोड़ा आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी और भी एग्जाम्पल करने वाले हैं। हाँ अमितेश बेटा आप कह सकते हो आप ये, ठीक है, कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है तो टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल इसको फॉलो नहीं करेगा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन देखो, एक तो ये तरीका है सॉल्व करने का। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है पता है, कि आफ्टर सॉल्विंग दिस ऑल, ये सारा काम करने के बाद रीड टाइम स्टैम्प की वैल्यू क्या है, राइट टाइम स्टैम्प की वैल्यू क्या है, 4 6, है ना, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो प्रोसीजर हमें पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन कैसा आता है हम उतना काम करेंगे वहां पे। देखिए ये बेटा, ये जो ऑपरेशन है, ये राइटिंग तो किया नहीं ना हमने, ये राइटिंग किया क्या हमने सर, ये राइटिंग तो हमने किया ही नहीं किया ना। तो जो एक ही वैल्यू होगी वो कौन सी वाली यूज करनी है, मतलब अगर आगे कुछ होता है, ये तो हटा दिया हमने, इसको तो रोल बैक कर दिया, रोल बैक किया तो एक ही कौन सी वैल्यू यूज होगी, ये वाली वैल्यू यूज होगी ना, ये वाली वैल्यू यूज होगी, ऐसा। चलिए, गॉट इट। नाउ सी, एक और एग्जांपल देखते हैं, तो जो भी बचे हुए भी डाउट है या कुछ कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, ट्रांजैक्शन T1 इज देयर, ट्रांजैक्शन T2 इज देयर एंड ट्रांजैक्शन T3 इज देयर। ट्रांजैक्शन T1 इज देयर, T2 इज देयर, T3 इज देयर। नाउ सी सर, ये रीड ए कर रहा है, ठीक है, करने दो, इसे रीडिंग किया, यस सर। इसने रीड ए राइट ए किया, फिर इसने राइट ए किया, इसने रीड ए राइट ए किया, फिर इसने राइट ए किया, और ये यहाँ पे राइटिंग या ऑपरेशन परफॉर्म करता है ना। वी वांट टू चेक दैट कि इसको अलाउ करेगा या नहीं करेगा, या एट द लास्ट जो है वैल्यूज क्या होंगी। सपोज दैट इट इज 246 है ना, देखते हैं। देखिए, लेट्स सी, रीड टाइम स्टैम्प इनिशियली 0 ले लो और राइट टाइम स्टैम्प को भी इनिशियली क्या ले लो बेटा, 0 ले लो, दोनों को 0 0 ले लो।
इस कॉन्सेप्ट पे सर कितना डिफिकल्टी लेवल तक गेट गया है अभी तक? तो बेटा अभी तक शुरू से लगा के आज तक क्वेश्चन जो गेट में आया है वो ये आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज डेडलॉक फ्री? देन योर आंसर इज टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल। टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ। ये अभी तक आया है, ठीक है। ये मैक्सिमम जो मैं पढ़ा रहा हूं यहां तक आ सकता है, ठीक। तो कुछ पॉइंट्स हैं। अभी मैं एक और थॉमस राइट रूल बताऊंगा, उस पे क्वेश्चन आया है, वो इसके आगे का पॉइंट है, ठीक है। तो कहां क्वेश्चन किस तरीके के पूछे हुए, ऐसे शेड्यूल देके कभी क्वेश्चन पूछे नहीं है। रीड टाइम स्टैम्प, राइट टाइम स्टैम्प का क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन पूछे मैं वो भी बताऊंगा, और गेट क्वेश्चन तो हम लोग करने वाले हैं ही। ये टॉपिक खत्म होगा उसके बाद हमारे PYQ शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो गेट के हिसाब से तो हम एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ रहे हैं कि भाई यहां तक भी अगर पूछता है तो हमें रैंक में लाना है ना, हमें टॉप 10 में आना है ना, तो हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो समझना किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाएगा। देखो रीड ए ऑपरेशन है, यस सर, रीडिंग रिक्वेस्ट इशू कर रहा है ना, तो इसका जो टाइम स्टैम्प है 2 वो राइटिंग से ज्यादा होना चाहिए। भाई देखो कॉपी में मैंने इसलिए बोला था पहले लिख लो, रीडिंग टाइम स्टैम्प देखो किससे ज्यादा होना चाहिए, राइटिंग से ज्यादा है सर, तो ऑपरेशन को अलाउ कर दिया, ऑपरेशन अलाउ कर दिया ना, हाँ सर कर दिया। उसके बाद क्या करना था, रीड टाइम स्टैम्प को अपडेट करना था, अपडेट कर दो किस पे सर, पुराना रीड टाइम स्टैम्प 2 है और ट्रांजेक्शन का टाइम स्टैम्प पुराना रीड टाइम स्टैम्प 0 है, ट्रांजेक्शन का टाइम स्टैम्प 2 है, तो इन दोनों में जो ग्रेटर होगा उस पे अपडेट हो जाएगा। ये काम हो गया कंप्लीट। नाउ सर फिर से रीडिंग रिक्वेस्ट आई सर, कौन कर रहा है, T2, टाइम स्टैम्प कितना है 4, ग्रेटर देन इक्वल टू राइट टाइम स्टैम्प है क्या, यस सर, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये ऑपरेशन भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। रीड टाइम स्टैम्प किस पे अपडेट होगा, 2,4 में जो मैक्सिमम है सर, 4 मैक्सिमम है, 4 पे अपडेट कर दिया। ओके, अब राइटिंग करना है सर, राइटिंग करेंगे तो बेटा इस ट्रांजैक्शन का जो टाइम स्टैम्प है ना उसको दोनों से चेक करोगे, रीड और राइट दोनों से चेक करोगे। सर रीडिंग 4 है सर और राइटिंग 0 है सर, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये ऑपरेशन भी परफॉर्म हो गया, बिल्कुल। अब अपडेट क्या होगा, राइट टाइम स्टैम्प डायरेक्ट सेट करना है सर, किस पे, इसके टाइम स्टैम्प पे, कितना है 4, जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा था उसके टाइम स्टैम्प पे सेट कर दिया, ठीक है। नाउ देयर इज अ राइटिंग, ठीक है। कौन कर रहा है, T3, टाइम स्टैम्प कितना है 6, दोनों से ग्रेटर होना चाहिए। सो यस सर दोनों से ग्रेटर है, मतलब ये ऑपरेशन भी डन, किस पे सेट कर देंगे, 6 पे सेट कर दिया, ठीक है। नाउ सी हियर दिस वन राइट है, क्या करना है सर, इसका टाइम स्टैम्प जो है सर वो 2 है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू बोथ, भाई दोनों से ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए सर, दोनों से ही नहीं है, दोनों ही कंडीशन फेल हो रही ना, तो अल्टीमेटली आपको ऑपरेशन को रिजेक्ट करना है, रोल बैक करना है, ठीक है। ऑपरेशन रिजेक्ट करना है और रोल बैक करना है, तो यस एग्जैक्टली, रीड टाइम स्टैम्प 4 है, राइट टाइम स्टैम्प 6 है और T1 जो है वो रोल बैक हो चुका है। वेरी गुड। तो भाई जिनने भी साथ ही साथ सॉल्व किया था सेम रिजल्ट आया, तो भाई यही रिजल्ट आना चाहिए, है ना। तो ये टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, ये टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गुड अनुभव, गुड अमितेश, गुड सृष्टि, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन।
Now check for this. Check for this. Check for this. All of you try to find what would be the result for this. है ना, रीड टाइम स्टैम्प राइट टाइम स्टैम्प एट द लास्ट वैल्यू क्या हो रही है, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो रहा है या रोल बैक हो रहा है ना, ये चेक करना है. T1 रोल बैक, गुड, यस यस, T1 रोल बैक हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल. रीड टाइम स्टैम्प राइट टाइम स्टैम्प आपको लेके चलना है 00 पे, 00 पे लेंगे, यस. नाउ ये रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इसका टाइम स्टैम्प राइटिंग से ग्रेटर देन इक्वल टू है, यस. रीड टाइम स्टैम्प को सेट कर दिया बेटा मैक्सिमम पे, फिर यहां हुआ इसका टाइम स्टैम्प 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू राइट टाइम स्टैम्प, यस. इसको सेट कर दिया बेटा मैक्सिमम पे, अब ये 4 हो गया. नाउ राइटिंग, तो इसका टाइम स्टैम्प हमें चेक करना है रीड और राइट दोनों से, कंडीशन सेटिस्फाई, ये भी हो जाएगा, और इसका राइटिंग सेट हो जाएगा 6 पे. नाउ ये करना है इज रीडिंग ऑपरेशन, सो टाइम स्टैम्प ऑफ दिस ट्रांजेक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू द राइट टाइम स्टैम्प, बट कंडीशन हो गई फेल हो गई, तो T1 रोल बैक हो गया. T1 रोल बैक हो गया. एग्जैक्टली. चलिए, तो यहां अब आप पॉइंट क्या याद रखेंगे, ये तो क्लियर है भाई किस तरीके से परफॉर्म करते हैं. सिक्स ग्रेटर देन 0 समझा नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करना है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजेक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू द राइट टाइम स्टैम्प. मैक्सिमम यहां ऑपरेशन ही नहीं हुआ, ऑपरेशन ही रिजेक्ट कर दिया, तो फिर वहां अपडेट कुछ भी थोड़ा ना करेंगे. अगर भाई ऑपरेशन रिजेक्ट हो गया तो रीड राइट टाइम स्टैम्प अपडेट कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है. चलिए, टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल में एक पॉइंट ध्यान रखेंगे सभी लोग, टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल does not ensure recoverability. भैया रिकवरेबिलिटी इंश्योर नहीं करता. सर क्यों नहीं करता? बेटा कमिट कहीं पे भी बोला मैंने कि कमिट कैसे लगाना है, कहां लगाना है, नहीं बताया ना. इसका मतलब कमिट का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, तो जो रिकवरेबल शेड्यूल बनेगा या इररिकवरेबल बनेगा वो कमिट पे डिपेंड करेगा, और टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल कमिट के बारे में कुछ नहीं कहता, सो इट डज नॉट इंश्योर रिकवरेबिलिटी. रिकवरेबिलिटी को इंश्योर नहीं करता. Now, the second point, it does not ensure
या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कास्केड रोल बेकिंग इज पॉसिबल। मतलब कि वही बात है कि भाई कमिट के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हो सकता है कि आपने एंड ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर दिए और उसके बाद कोई एक ट्रांजैक्शन फेल होता है तो आपको सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस को क्या करना पड़े, रोल बैक करना पड़े। ठीक है, तो व्हाट वी कैन से कि आपका कास्केड रोल बैक यहाँ पे क्या है, कास्केड रोल बैक क्या है यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए, इन दोनों प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए क्या करें, तो भैया जो टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल है ना, इसके आगे लगा दो स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल। तो ये जो है ये इंश्योर करेगा रिकवरेबिलिटी एज वेल एज कास्केडलेस शेड्यूल। तो रिकवरेबिलिटी को भी इंश्योर करेगा और कास्केडलेस शेड्यूल को भी इंश्योर करेगा। ठीक है, तो देखिए हमेशा याद रखिएगा ये पॉइंट, जैसे 2PL था, तो 2PL में कोई भी प्रोटोकॉल जिसमें कमिट के बारे में अगर कुछ नहीं कहा हुआ है, कमिट के ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ है, तो वहां पे रिकवरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, और जैसे ही किसी भी प्रोटोकॉल के आगे स्ट्रिक्ट लगा देते हैं, मतलब उसने कमिट के ऑर्डर को फिक्स कर दिया, कमिट के ऑर्डर को फिक्स कर दिया मतलब कि वहां पे रिकवरेबिलिटी और कास्केडलेस जो है वो बन जाएगा, रिकवरेबिलिटी और कास्केडलेस जो है वो बन जाएगा। तो ये भी क्या कहता है, ये भी क्या कहता है, स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल क्या कहता है, टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल तो फॉलो करना ही है, प्लस जितनी भी अपडेटेड रीड हो रही है वो परफॉर्म होना चाहिए, शुड बी आफ्टर द कमिट ऑपरेशन, या फिर सिंपली इफ ट्रांजैक्शन T2 डिपेंड्स ऑन ट्रांजैक्शन T1। देखिए जो कास्केडलेस की डेफिनेशन है ना वो यहां पे लिख दी है, तो सिंपली टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल की सारी कंडीशन फॉलो करें और उसी के साथ में क्या करना चाहिए, अगर ट्रांजैक्शन T2 T1 पे डिपेंड कर रहा है तो इट शुड रीड कमिटेड डेटा, वो सिर्फ उसका कमिटेड डेटा रीड करे, तो वो स्ट्रिक्ट हो गया, तो वो स्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, सो इतना सा पॉइंट आपको यहां पे याद रखना है ना, दैट इज द पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब है थॉमस राइट रूल। अब देखो बेटा जो थॉमस राइट रूल है ना, जो थॉमस राइट रूल है ना, टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल है ना, बहुत हद तक बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, हल्का सा चेंज है यहाँ पे, तो वो मैं बताता हूं और इस पे किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अभिनव अनुभव बेटा जो रीड है, रीड टाइम स्टैम्प है, तो बेटा उसमें टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजैक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू राइट टाइम स्टैम्प, ये चेक करते हैं। कितने परसेंट चांसेस होता है कि न्यू टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, तो देखो चांसेस कितने परसेंट है ये बताता हूं। ये जो थॉमस राइट रूल से क्वेश्चन आया था ना, ये पिछले के पिछले साल पहली बार ही आया था, फर्स्ट टाइम आया था। तो अब आप देख लो कि ऐसा हर साल होता है ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा हर सब्जेक्ट में होता है ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा किसी सब्जेक्ट में तो होता ही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डीबीएमएस में अभी तक जो क्वेश्चन, जैसे इसके पहले मैंने इतनी प्रैक्टिस आपको कराई कि इस पे टाइम स्टैम्प पे क्यों कराई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद यार यहां से आ सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने प्रैक्टिस करवाई। बट हो सकता है एग्जाम में ना आए, लेकिन डीबीएमएस में नहीं आया तो हो सकता है किसी और सब्जेक्ट में कुछ नया। पर हाँ, थ्रू आउट द पेपर 65 क्वेश्चंस में से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको जरूर ऐसे मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आपको ऐसे मिलेंगे कि जो कुछ नए को इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ नया इन द सेंस व्हाट, जो रेगुलर पैटर्न में नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई वो कोई न्यू थ्योरी है, होती है ना, टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल होता है तो होता है,
नया कुछ नहीं पूछेगा वो, बस ये है कि पहले कभी नहीं पूछा आप पूछ लिया ऐसा। तो क्या सर ऐसे सारे 65 क्वेश्चन आ जाएंगे? ऐसा नहीं है, 65 में से 2 या 3 है ना, बस इतना। थॉमस राइट रूल देखो, ये भी पूरा टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल है। क्या काम करते हैं सर? एक तो रीड रिक्वेस्ट इशू होती है, राइट रिक्वेस्ट होती है ना। एक तो सर रीड रिक्वेस्ट होती है और एक राइट रिक्वेस्ट होती है। चलिए रीड रिक्वेस्ट के लिए सर एग्जैक्टली सेम एज टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल। वाह सर, आधा 50% काम खत्म। रीड रिक्वेस्ट जैसा टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल में देखा, कब एक्सेप्ट करना है कब रिजेक्ट करना है, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही। So read request is exactly same as time stamp protocol. Second, write request. Write request वही वाली बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट क्या था बेटा? पहला पॉइंट क्या था? If time stamp of transaction TI is greater than equal to read time stamp of data item Q, and if it is greater than equal to write time stamp of data item Q, अगर दोनों से greater than equal to है, then operation allow, then operation done, and update write time stamp of data item to time stamp of transaction TI। सर ये क्या? ये पॉइंट तो आपने वही लिख दिया जो पहले था। हाँ बिल्कुल वही है, फर्स्ट पॉइंट एग्जैक्टली सेम। सेकेंड, if time stamp of transaction TI is less than write time stamp is less than read time stamp of data item Q, then operation reject and TI roll back। सर यही तो पॉइंट वहां भी लिखा हुआ था सर, ये भी सेम है। यस एग्जैक्टली सेम। तो सर आपने 90% तो वही बता दिया जो टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल था, तो हाँ क्या करें, ये 90% सेम ही है। चेंजेस आते हैं पॉइंट नंबर सी में। पॉइंट नंबर सी में यहां चेंज है। राइट रिक्वेस्ट अगर कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करता है और अगर उस ट्रांजेक्शन का टाइम स्टैम्प राइट टाइम स्टैम्प से कम है, राइट टाइम स्टैम्प से कम है, देन इग्नोर दिस ऑपरेशन। भैया ये बोलता है यार इस ऑपरेशन को है ना क्या करो, ये कोई काम का ऑपरेशन नहीं है, इसको इग्नोर कर दो। सर इग्नोर और रिजेक्ट में अंतर है क्या? हाँ, रिजेक्ट में क्या कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि इसको हटाओ, वापस रोल बैक करो, शुरू से काम करो। ये ऐसा नहीं कहता। ये क्या बोलता है कि अगर टाइम स्टैम्प इस ट्रांजेक्शन का कम है ना राइट टाइम स्टैम्प से, तो इस ऑपरेशन को, इस राइटिंग ऑपरेशन को इग्नोर कर दो, भूल जाओ, छोड़ दो, माफ कर दो, उसको भगा दो। एंड कंटिन्यू दी एग्जीक्यूशन। भाई आगे का काम चालू रखो, कोई रोल बैक कुछ नहीं करना, जस्ट इग्नोर दैट ट्रांजेक्शन एंड कंटिन्यू दी ऑपरेशन। सर इस पे एक एग्जाम्पल करवा दो। बिल्कुल करवा देंगे, इस पे एग्जाम्पल है ना, एक एग्जाम्पल लेंगे उससे करवा देंगे। तो ये पॉइंट पहले नोट डाउन कर लो। सर चेंज कहां किया सर आपने? सिर्फ बेटा पॉइंट नंबर सी में, यहां चेंज है, बाकी सेम है एज TSP। नोट कर लिया इसको?
दैट वुड बी नोटेड। एक बार अप्लाई कर दो भाई, तो मैं इसको रफ कर दूं, फिर हम आगे इस पे एग्जांपल एक देख लेते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है वो देख लेते हैं। नीतीश कुमार, स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प पे बेटा ये पॉइंट था कि टाइम स्टैम्प को तो फॉलो करना ही चाहिए, उसके अलावा जितने भी रीडिंग ऑपरेशन है जो किसी की अपडेटेड वैल्यू रीड कर रहे हैं तो इट शुड रीड कमिटेड डेटा। भैया कमिटेड डेटा रीड करना चाहिए, बस ये पॉइंट है। बिना कमिट के ऑपरेशन आप क्या करो, अलाउ मत करो ऐसा। चलिए, नाउ द पॉइंट दैट यू नीड टू नो हियर अबाउट द थॉमस राइट रूल, और इस पॉइंट पे गेट एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा था क्या, it does not ensure conflict serializability। तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई, हम तो चाहते हैं सीरियलाइजेबल शेड्यूल बनाना, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को इंश्योर ही नहीं करता सर। तो ठीक है ना, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि ये सीरियलाइजेबिलिटी को इंश्योर नहीं करता। इसका मतलब क्या है पता है, कि इट अलाउ schedules that are not conflict serializable. It allow some schedules that are not conflict serializable but view serializable. ये अगर कुछ शेड्यूल है जो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है बट वो व्यू सीरियलाइजेबल है, तो थॉमस राइट रूल उनको अलाउ कर देता है, उनको पास कर देता है। मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को इंश्योर नहीं करेगा। अगर कोई शेड्यूल है और हम बोल रहे हैं कि थॉमस राइट रूल इस शेड्यूल को अलाउ करता है, तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है? तो सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या ये व्यू सीरियलाइजेबल है? 100%, बिकॉज इट अलाउ सम शेड्यूल दे आर नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल बट व्यू सीरियलाइजेबल। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। It does not ensure conflict serializability, but it allows some schedules that are not CS but VS. चलिए, अब एक एग्जाम्पल से समझाता हूं बेटा, थर्ड पॉइंट जो है वो भी समझाता हूं। गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीटिंग, बेटा गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट नहीं करता, लेकिन 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 कॉन्सेप्ट तो वही यूज करता है ना, कॉन्सेप्ट्स तो वही यूज करता है ना, कॉन्सेप्ट नए यूज थोड़ी करता है। कॉन्सेप्ट्स तो वही यूज होते हैं, कॉन्सेप्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होता बेटा, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होता। हर बार क्वेश्चन आप देखो ना, पुराने क्वेश्चंस उठा के सॉल्व करके देखो, वही कॉन्सेप्ट तो है। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछते पूछते गेट को 30 साल हो गए, जब से बना तब से पूछ रहा है, तो कॉन्सेप्ट तो वही है ना। यस, क्वेश्चन में क्या है यार, अभी पता है मैं जो यहां क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, अभी तुम मुझसे अगली क्लास में सेम टॉपिक पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं यहां बोर्ड पे लिख रहा हूं ना, वो अभी ही बन रहा है। अब अभी बन रहा है तो थोड़ी देर बाद हो सकता है कि रीड की जगह राइट लिख दिया, राइट की जगह रीड लिख दिया। कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए ना, कॉन्सेप्ट अगर हमारे सही है तो क्वेश्चन की फॉर्मेशन कैसा भी हो, कैसा भी क्वेश्चन बने, उस कॉन्सेप्ट से क्या होगा भाई। मैंने यहाँ पे कुछ भी एक रैंडम रीड राइट का ऑर्डर लिख दिया और मैंने बोला कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं बताओ, तो क्या होगा, या तो वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा या नहीं होगा, ये बन गया नया क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट तो वही है ना, कॉन्सेप्ट तो वही है। देखो, अब एक शेड्यूल लेके चलते हैं, एक शेड्यूल लेके चलते हैं T1, T2,
T3, टाइम स्टेम्प इज 2, 4, 6, रीड ए, राइट ए, राइट ए, राइट ए। ठीक है बेटा, रीड राइट राइट राइट, ठीक है, यस, क्लियर है। बताओ टीएसपी अलाउ करेगा कि नहीं? Is allowed by timestamp protocol or not? Check it once. चलिए देखते हैं सर। रीड टाइम स्टैम्प पर 0 है, राइट टाइम स्टैम्प पर 0 है, ठीक है। नाउ ये करना है, टाइम स्टैम्प ऑफ दिस ट्रांजेक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू द राइट टाइम स्टैम्प। यस सर। सो ऑपरेशन अलाउ कर दिया सर, और रीड टाइम स्टैम्प को इन दोनों में से जो मैक्सिमम है उस पर सेट कर दिया। राइटिंग ऑपरेशन सर, इसका टाइम स्टैम्प 4 है और इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू बोथ। यस सर, दोनों से ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ऑपरेशन अलाउ किया और राइट टाइम स्टैम्प को डायरेक्टली सेट कर दिया टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजैक्शन। इसका टाइम स्टैम्प कितना है बेटा? 4, तो 4 पे सेट कर दो, ठीक है सर। ये ऑपरेशन, टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजैक्शन इज 2, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू बोथ। सर रीड टाइम के लिए तो ठीक है सर, बट राइट टाइम के लिए कंडीशन हो जाती है, हमारी कंडीशन फेल हो रही है सर। सो बस ये ऑपरेशन रिजेक्ट होगा और रोल बैक होगा, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। टीएसपी इसको अलाउ नहीं करता, टीएसपी इसको अलाउ नहीं करता। हम देख सकते हैं कि ये जो शेड्यूल है, अगर इसका हम प्रेसिडेंस ग्राफ बनाएंगे ना, तो वहां पे साइकिल बन जाएगी। साइकिल बन जाएगी तो मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है तो टाइम स्टैम्प जो भी फॉलो करता है वो हमेशा सीएस होता है। तो अगर इसको फॉलो करता तो फिर ये सीएस होना था, तो ये सीएस है ही नहीं, ये सीएस है ही नहीं, ठीक है। तो सर ये अलाउ नहीं करता। अब हम देखते हैं कि थॉमस राइट रूल इसके साथ क्या करता है। थॉमस राइट रूल इसके साथ क्या करता है? नाउ सी, read a, write a, write a, write a, like this, ठीक है। थॉमस राइट रूल, थॉमस राइट रूल, थॉमस राइट रूल, और ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखते हैं रीड टाइम स्टैम्प, रीड टाइम स्टैम्प है ना। कॉन्सेप्ट तो उसी तरीके से चलेंगे भाई, कॉन्सेप्ट तो उसी तरीके से चलेंगे। 0 0, लेट्स सी सर, ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है। सर इसका रीड टाइम स्टैम्प, सर रीडिंग रिक्वेस्ट तो सर पूरा सेम था जैसा पहले, वही करना है ना। 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस सर, अलाउड, सेट टू मैक्सिमम, 2 पे सेट कर दिया। सर राइटिंग है यहाँ पे, इसका 4 है सर, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू बोथ, यस सर, दोनों से ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहां तो है सर, यहां तो है, तो इसको 4 पे सेट कर दो बेटा। इस पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पे देखते हैं, लेट्स सी इसका टाइम स्टैम्प कितना है? ट्रांजैक्शन का 2 है सर। क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू है रीड टाइम स्टैम्प से? यस सर, ग्रेटर देन इक्वल टू है। क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू है राइट टाइम स्टैम्प से? नो सर। तो बेटा कंडीशन किसके लिए फेल हो रही है? राइट टाइम स्टैम्प के लिए कंडीशन फेल हो रही है।
तो थॉमस राइट रूल क्या कहता है? थॉमस राइट रूल कहता है भाई इसको इग्नोर कर दे, इसको इग्नोर कर दे, इसको रोल बैक मत कर, इसको इग्नोर कर दे और आगे बढ़ जा, मतलब आगे आ जा, आगे एग्जीक्यूशन करना चालू रख। यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए, इसको इग्नोर कर दिया और यहां पहुंच गए, ठीक है। इस पॉइंट पे आए, टाइम स्टैम्प ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इज 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रीड टाइम स्टैम्प, यस सर, राइट टाइम स्टैम्प, यस सर। तो ऑपरेशन अलाउ और इसको 6 पे सेट कर दिया, तो सर ये ऑपरेशन अलाउड है, ये ऑपरेशन अलाउड है। तो थॉमस राइट रूल ने इसको अलाउ कर दिया। ठीक है, सो इज इट क्लियर टू ऑल? कैसे थॉमस राइट रूल के थ्रू ये अलाउ हो गया, कैसे थॉमस राइट रूल के थ्रू ये अलाउ हो गया, है ना। तो अब हम यहाँ पे ये सोचेंगे कि सर पहले वाला रिजेक्ट कर रहा था, ये अलाउ कर रहा था, तो कुछ आउटपुट में कोई दिक्कत नहीं है क्या? ये ऑपरेशन आप बोल रहे हो कि भाई T1 बोल रहा है कि करो इसको, आप बोल रहे हो छोड़ो भगाओ मत करो, ये कर दो, तो क्या आउटपुट में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्या सर? ये अलाउ कर रहा है तो कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है क्या सर इससे? तो भाई जब अलाउ कर रहा है तो परेशानी नहीं होगी, तो ही अलाउ किया ना इसने। तो एक बार हम थोड़ा सा और इसमें फोकस कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए टू 4 6 रीड ए, राइट ए, राइट ए, राइट ए। अब देखिए हमने क्या किया, मतलब टाइम जो क्या था, क्या बोलते टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल, है ना। टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल ने क्या किया था, इसको अलाउ नहीं किया था, रिजेक्ट कर दिया था। उसने बोला यार कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, उसने उसकी जो रूल्स वगैरह लगाए उससे उसने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। थॉमस राइट रूल थोड़ा सा स्मार्ट है, थोड़ा सा स्मार्ट है, इज लाइक अ स्मार्ट कोर्स, है ना। ये थोड़ा सा थॉमस राइट रूल थोड़ा स्मार्ट है, थोड़ा समझदार है, थोड़ा ज्यादा समझदार है। तो वो क्या करता है, इसको अलाउ कर देता है। अलाउ करने का कारण क्या है पता है? देखो हम क्या कहेंगे कि ये ट्रांजेक्शन कितनी बजे होना था बेटा, 2 o'clock पे शुरू हुआ, 2 o'clock पे होना चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, ये 2 o'clock पे होना चाहिए था, यस सर। ये कब होना था, 4 o'clock पे। तो बताओ ये जो अपडेट है और ये जो अपडेट है, इनमें से लेटेस्ट अपडेट किसके थ्रू है? ये जो अपडेट है और ये जो अपडेट है, इसमें से लेटेस्ट अपडेट किसके थ्रू आएगी? 2 बजे वाले से या 4 बजे से? किसके थ्रू आएगी, किसके थ्रू आएगी? 2 o'clock से या 4 o'clock से? लेटेस्ट अपडेट कौन देगा, लेटेस्ट अपडेट कौन देगा? ये ट्रांजेक्शन T1 शुड परफॉर्म एट 2 और ये परफॉर्म होना था 4 पे, ठीक है। किसी कारणवश ये जो राइटिंग है ना, ये होना ही पहले थी, 2 पे होनी थी, बट किसी बिकॉज ऑफ सम डिले ये इधर हो रही है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, भैया लेटेस्ट कौन सी है? 4 वाली ना, ये 4 वाली लेटेस्ट है सर, जो 4 बजे काम हो रहा है वो लेटेस्ट है, ये 2 वाला पुराना है। तो आगे अगर कोई भी अपडेशन करनी है तो किस पे करनी चाहिए? 4 o'clock वाले पे करनी चाहिए, 4 o'clock वाले पे करनी चाहिए। तो इसलिए थॉमस राइट रूल क्या कहता है, इसको इग्नोर कर दे यार, इसको इग्नोर कर दे, क्योंकि वैसे भी ये काम का नहीं है। अब टीएसपी क्या कहता है, टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल क्या कहता है, इसको इग्नोर, इसको रोल बैक करो, मतलब इसको फिर से करो। अब आप चाहे इसको फिर से कर लो, 2 बजे फिर से चालू किया आपने ये काम करना, ये खत्म हो गया, फिर आप क्या करोगे, 4 o'clock वाला काम करोगे और फिर 6 o'clock वाला काम करोगे। मतलब आप इस ट्रांजेक्शन को फेल कर रहे हो, रोल बैक कर रहे हो, री एग्जीक्यूट कर रहे हो, फिर 4 o'clock वाला काम होगा और अल्टीमेटली उसी पे 6 o'clock वाला काम होगा। तो थॉमस राइट रूल ने स्मार्टनेस दिखाई, उसने बोला कि जब ये वैसे भी अगर चाहे तुम इसे रोल बैक करके फिर से परफॉर्म करोगे तो भी अपडेशन तो इसी के बाद होने वाली है, तो क्यों इसको इतना करना, इसको इग्नोर करो, डायरेक्टली ये कर लो, ऐसे समझ जाओ इसको, ठीक है। तो दैट वुड बी द पॉइंट। चलिए क्लियर है इतना? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? भैया ये क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Is it clear to all or not?
चलिए चलिए, सो दैट इज अबाउट दी ट्रांजैक्शन एंड सीरियलाइजेबिलिटी टॉपिक। एक छोटा सा एल्गोरिथम हमारा बाकी, चेक पॉइंट एल्गोरिथम है ना, उस पे अंडू रीडू पे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, तो चेक पॉइंट एल्गोरिथम करेंगे। और अब हमारे क्वेश्चंस आएंगे जो स्मार्ट बुक में जो आपके दिए हुए हैं। तो चेक पॉइंट एल्गोरिथम से, अंडू रीडू से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आप उस स्मार्ट बुक में से छोड़ देना, उसको मत करना, है ना। उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करेंगे। कल हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर नया टॉपिक जो है इंडेक्सिंग वो चालू करेंगे, ठीक है। यस, सो ऑल ऑफ यू कैन स्टार्ट दी वर्कबुक। भाई सभी लोग वर्कबुक को चालू कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर लो। कल तक का टाइम है, कल जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम पहले सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करने के बाद फिर इंडेक्सिंग टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे, इंडेक्सिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, सो उसको फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। यस, इसका पीडीएफ बेटा आपको मिल जाएगा कल मॉर्निंग में, वहीं पे जो सेक्शन है उसमें अपडेट हो जाएगा कल मॉर्निंग तक। कल मॉर्निंग में आप सभी लोग उसको कर पाएंगे, है ना, ट्रांजैक्शन सीरियलाइजेबिलिटी को, ठीक है। चेक पॉइंट एल्गोरिथम कल करेंगे ना। चेक पॉइंट एल्गोरिथम सबसे पहले शुरू करेंगे 10-15 मिनट का। अब आज नहीं करते, आज बहुत हो गया है ना, अभी चेक पॉइंट पर एक बर्डन हो जाएगा, 10 मिनट में खत्म भी नहीं होगा, फिर उसको बीच में छोड़ना पड़ेगा। तो कल 10-15 मिनट का टॉपिक है, उसको खत्म करेंगे पहले, ठीक है, उसको फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। हाँ बेटा, अब क्लास ओवर, मतलब क्लास ओवर हो गया, अब नया कुछ भी नहीं पढ़ रहा, अब बहुत है, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। चलिए, सो यस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। कल का टाइमिंग कितनी बजे रखे बताओ? 5 बजे से रख लेते, 5 to 10:30 रख लेते, बीच में एक ब्रेक ले लेंगे, 5 to 10:30 रख ले, या आज ही का जैसा 5:30 to 10:30 रख ले। बताओ, इतना टाइम पढ़ सकते हैं, है ना। तो या तो 5 या 5:30 जो भी स्टार्ट कर लेंगे से यही टाइम तक, हाँ। सो 5 या 5:30 से, या ओके, कोई दिक्कत नहीं है, 5, 5:30, हाँ बिल्कुल बेटा। आज की क्लास इंटरेस्टिंग थी ना, कल की क्लास में भी मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस करने में तो वैसे ही मजा आता है, और उसका इंडेक्सिंग में भी बहुत मजा आने वाला है, डोंट वरी। और हर एक टॉपिक में मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोगों को पेशेंस लेवल रखना है, और दूसरा पेशेंस तो होना ही चाहिए भाई। टीचिंग जो है, पढ़ाई जो है ना, पेशेंस मांगती है और डेडिकेशन, दोनों चीजें होनी चाहिए। 5 to 10 ठीक है बेटा, उजल ऐसा कर लेंगे, 5 से 10 कर लेंगे, या 5 से ऐसे, ठीक है, देख लेंगे हम, जो भी है ना। ये तो या तो 5 to 10 कर लेंगे, 5:30 to 10:30 कर लेंगे, व्हाटएवर, जो भी, आधे घंटे में कोई फर्क नहीं है। और या 5 से 10:30 भी कर लेंगे, है ना, मैं बता दूंगा, आप देख लेना, उस पर अपडेट कर लेना एक बार। चलो, सो ये भाई आज के सारे टॉपिक्स हम लोगों के होते हैं खत्म। सब कुछ पढ़ ही लिया है हमने, कुछ छूटा तो नहीं, देख लेते हैं भाई। 2PL हो चुका है, प्रॉब्लम्स हो चुकी है, टाइप्स हो चुके हैं, यस, एवरीथिंग इज डन, ठीक है। चलो, सो देखिए, एक कोट है बेटा, ये सब आप लोग याद रखिए। देखिए क्या है ना, ये पॉइंट मैं आपको बताता हूं। टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई रिमेंबर, बट आप लोगों को क्या करना है पता है? इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। So all of you should focus in this. So all of you should involve in this, है ना। तो भाई टीचिंग में इन्वॉल्व होना जरूरी है। पढ़ाने से सिर्फ याद रख पाओगे, इन्वॉल्व होगे तो सीख पाओगे, ठीक है। चलिए, ऑल ऑफ यू बाय बाय, टेक केयर।